ये हमारी कंट्रोलिंग की लास्ट वीडियो है। इसके बाद बस केस स्टडी और रिवीजन की वीडियो आएगी। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि कंट्रोलिंग क्या होता है, कंट्रोलिंग प्रोसेस क्या है और कंट्रोलिंग का नेचर क्या है। आज हम पढ़ेंगे कंट्रोलिंग का प्लानिंग के साथ क्या रिलेशनशिप है, उसके बाद उसकी इंपॉर्टेंस और लिमिटेशंस। चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की हमारी इस वीडियो का पहला टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रोलिंग एंड प्लानिंग। हमारे कंट्रोलिंग और प्लानिंग में यानी कि लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट और सबसे पहला फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में क्या रिलेशन है, वो कैसे एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। तो पहला पॉइंट है कंट्रोलिंग इज ब्लाइंड विदाउट प्लानिंग। वो इसलिए क्योंकि कंट्रोलिंग हम किस बेसिस पे करते हैं, यानी कि हम अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को किससे मेजर करते हैं, स्टैंडर्ड से ऑब्वियसली। तो ये स्टैंडर्ड्स जो हैं वो आते कहाँ से, वो आते हैं प्लानिंग से। तो इसीलिए अगर हम प्लानिंग नहीं करेंगे, स्टैंडर्ड्स तैयार नहीं करेंगे, तो कंट्रोलिंग में एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर किससे करेंगे, हमारे पास वो बेसिस ही नहीं होगा। इसीलिए कंट्रोलिंग इज ब्लाइंड विदाउट प्लानिंग। दूसरा है प्लानिंग इज मीनिंगलेस विदाउट कंट्रोलिंग। अब मेरे को एक बात बताओ, हमने स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दिया। अब यानी कि हमने ऑर्गेनाइजिंग कर लिया, डायरेक्टिंग कर लिया, स्टाफिंग कर लिया, मतलब हमने सब कुछ कर लिया। अब हमें कंट्रोलिंग क्यों चाहिए, ये मेजर करने के लिए कि हमने जो अभी तक काम किया है वो कितना प्रोग्रेस में है, यानी कि इस स्टैंडर्ड्स के जितना है, स्टैंडर्ड से कम है या फिर स्टैंडर्ड से ज्यादा है। मतलब हमारा काम अच्छा था, बुरा था या ठीक था। ये मेजर करने के लिए हमें कंट्रोलिंग बहुत ज्यादा जरूरत होती है। समझ आ गए दो पॉइंट्स। इसका थर्ड पॉइंट है प्लानिंग इज लुकिंग अहेड, कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैक। ये वैसे दो पॉइंट्स मैं आपको नेचर में बता चुकी हूँ, बट फिर भी मैं इधर एक्सप्लेन कर लेती हूँ। प्लानिंग इज लुकिंग अहेड इसलिए होता है क्योंकि वो फ्यूचर बेस्ड होते हैं। हमें पता है कि हम फ्यूचर में क्या करें, उसके अकॉर्डिंग ही हमारा गोल एक सेट करते कि हाँ हमें ये करना है, और वो कैसे कैसे करना है वो सब हम प्लानिंग में लिखते हैं, यानी कि वो फ्यूचरिस्टिक है। कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैक इसलिए होता है क्योंकि हम यहाँ पे वो मेजर करते हैं इवेंट्स जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, यानी कि जो ऑलरेडी टेक प्लेस हो चुके हैं, हम उसमें देखते हैं कि हाँ क्या क्या गलती हमने की थी। तो इसीलिए कंट्रोलिंग में हम पास्ट इवेंट्स को मेजर करते हैं, ठीक है। अब प्लानिंग इज लुकिंग बैक, ये इसलिए होता है क्यों जो हमारी पास्ट की गलतियां होती हैं हम उस बेसिस पे अपना नया प्लान बनाते हैं कि वो गलतियां वापस ना हो। लुकिंग अहेड कंट्रोलिंग इसलिए हो जाता है क्यों, जिससे कि रीअकरेंस के चांसेस कम हो। हम ये देखते हैं करेक्टिव एक्शन हम इसलिए लेते हैं कि वापस से फ्यूचर में यही चीज ना हो। समझ में आया? अब चारों पॉइंट एक बार और समझ लो कि कंट्रोलिंग और प्लानिंग में क्या रिलेशनशिप होता है। पहला ये कि कंट्रोलिंग प्लानिंग के बिना अधूरा है। क्यों? क्योंकि प्लानिंग जो हमें स्टैंडर्ड्स देता है, उन्हीं स्टैंडर्ड से हम कंट्रोलिंग की एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि प्लानिंग मीनिंगलेस है कंट्रोलिंग के बिना। वो क्यों? प्लानिंग आप कैसे कर रहे हो, आपने स्टैंडर्ड बनाया, आपने उस स्टैंडर्ड को एग्जीक्यूशन में लाया। अब आपको जब पता ही नहीं है कि वो जो स्टैंडर्ड बना है वो सही है या गलत है, या उसमें क्या प्रॉब्लम्स है, आप उसको सही नहीं कर सकते। इसीलिए कंट्रोलिंग की जरूरत पड़ती है, जिससे कि वो मेजर कर सके हमारी प्रोग्रेस को कि क्या हम जो काम कर रहे हैं वो सही है या नहीं। दो पॉइंट समझ आ गए। तीसरा पॉइंट कि प्लानिंग लुकिंग अहेड एंड लुकिंग बैक, कंट्रोलिंग इज ऑल्सो बोथ लुकिंग अहेड एंड लुकिंग बैक। अब प्लानिंग जब आगे देख रहा है यानी कि फ्यूचर की सोच रहा है, तब कंट्रोलिंग पीछे की जो गलतियां हैं उनको सही कर रहा है। और जब प्लानिंग पीछे की गलतियों को देखकर नया प्लान इशू कर रहा है, तब कंट्रोलिंग फ्यूचर का देख रहा है कि रीअकरेंस इन मिस्टेक्स की ना हो। समझ आ गए पूरा पॉइंट। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं इंपॉर्टेंस।
इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, कि कंट्रोलिंग क्यों हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इतना जरूरी है। पहला, कंट्रोलिंग हेल्प करता है गोल्स अचीव करने के लिए, यानी कि वो हेल्प करता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक सही रास्ते पे चलती रहे, कोई गलती ना हो, और अगर कोई गलती हो रही है तो उसके लिए करेक्टिव एक्शन भी ले, जिससे कि हम अपने गोल्स अचीव कर पाए। ठीक है। दूसरा, जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स। बेसिकली कंट्रोलिंग हम कर ही क्यों रहे हैं, इसीलिए तो कर रहे हैं कि जो हमने प्लानिंग की है या जो हमने स्टैंडर्ड्स बनाए हैं वो स्टैंडर्ड सही है या नहीं, इसकी एक्यूरेसी वो चेक करता रहता है, एक क्लोज उस पे नजर रख के। फिर है फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसमें वो ये चाहता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज हैं वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली यूज हो, यानी कि सही टाइम पे, सही अमाउंट पे, सही कॉस्ट पे हम अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करें, फुल्ली यूटिलाइजेशन हो हमारे रिसोर्सेज का, और वेस्टेज या स्पॉइलेज ज्यादा से ज्यादा ना हो। फिर है इंश्योर्स ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। अब आपको पता है कंट्रोलिंग एक हर एक एक्टिविटी पे काफी कड़ी नजर रखता है, तो अगर हम कंट्रोलिंग कर रहे हैं तो हर किसी को पता है कि उनको किस बेसिस पे परफॉर्म करना है, तो वो मेंटेन करते हैं ऑर्डर और डिसिप्लिन, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स अचीव कर पाए। फिर है फिफ्थ, फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन एंड एक्शन, यानी कि जो दो एम्प्लॉयज यानी कि इंटर डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज आपस में वेल कोऑर्डिनेटेड है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, तो वो कोऑर्डिनेशन मेंटेन करने में ज्यादा मदद करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की। फिर है लास्ट, इंप्रूविंग एम्प्लॉय मोटिवेशन। अब आपको स्टैंडर्ड दे दिया, आपको पता चल गया कि आपको कैसे परफॉर्म करना है। अब आपको क्या करना है, आपको पता है कि अगर मैं ऐसा परफॉर्म करूंगा तभी मेरे को अप्रेजल मिलेगा। अब आपको पता है आपको अप्रेजल पाने के लिए क्या करना है, सो आपको वो मोटिवेट करता है कि हाँ, दिस इज द बार, यू हैव टू क्रॉस दैट लाइन, तभी आपको अप्रेजल मिलेगा। तो ये 6 हमारे पॉइंट्स थे कंट्रोलिंग की इंपॉर्टेंस के। पहला, गोल अचीव करना, जो ऑलमोस्ट हर फंक्शन का है। दूसरा, एक्यूरेसी जज करना कि कितना स्टैंडर्ड सही है या गलत। तीसरा, ऑर्डर और डिसिप्लिन को मेंटेन करना। चौथा, एम्प्लॉय के मोटिवेशन को इम्प्रूव करते रहना। पांचवा आपका ये है कि आप ये चीज देखते हो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के जो रिसोर्सेज हैं वो फुल्ली यूटिलाइज हो रहे हैं या नहीं। उसके बाद लास्ट है आपका, कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करता है ये अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। अब हमारा लास्ट टॉपिक बचा है, वो है लिमिटेशंस ऑफ कंट्रोलिंग। लिमिटेशंस ऑफ कंट्रोलिंग, पहला है नो कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स, यानी कि हमने, अगर आपको याद हो, बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ा था, तो जो कंपनी का एनवायरनमेंट है उसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में जो चीजें हो रही है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन की सराउंडिंग्स में चीजें हो रही हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इसीलिए कोई कंट्रोल नहीं होता उसके एनवायरनमेंट पे कि वो किस तरीके से हमारी ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करेगी। दूसरा पॉइंट है डिफिकल्टी इन सेटिंग क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स। इसका मतलब ये है कि अगर आपके स्टैंडर्ड्स क्वांटिटेटिव नहीं है, यानी कि दे कांट बी मेजरेबल इन नंबर्स, तो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है उसको मेजर करना एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ, और ये पता लगाना कि क्या ये स्टैंडर्ड सही था या गलत। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि अगर क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स नहीं है तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू मेजर। कॉस्टली इसलिए होता है क्योंकि बहुत टाइम, एफर्ट और मनी लेता है, इसीलिए ये कॉस्टली होता है। लास्ट, रेजिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉयज। इसका मतलब ये है कि कभी कभार एम्प्लॉयज ही इसको मना कर देते, क्यों? क्योंकि उनका फ्रीडम खत्म हो रहा है, इसलिए। तो लिमिटेशंस क्या है? पहला, कोई कंट्रोल नहीं है एक्सटर्नल फैक्टर्स पे। दूसरा, कॉस्टली है। तीसरा, रेजिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉयज। और लास्ट,
कि ये हमारे अगर क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स नहीं है तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कंट्रोलिंग एक्चुअली मेजर करना या परफॉर्म करना. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग. डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर द वीडियो as much as you can. Thank you.